जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और लोकतंत्र की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर वैचारिक मतभेद ज़्यादा हों, पार्टियों का रवैया कुछ इस तरीके से हो कि खींचतान मची हो। गठबंधन सरकार से अगर एकात्मक सरकार एक पार्टी की ओर गवर्नमेंट जा रही है, तो उसके बाद जो है लोकतंत्र का ढांचा कैसे जो है चेंज होता है, इन सब पहलुओं की चर्चा आज हम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। ये टॉपिक इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखिए, स्वतंत्रता के बाद से लगभग 15-20 साल तक केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार थी। राज्यों में भी मैक्सिमम राज्यों में वही सरकार थी, उसी पार्टी की। दिक्कत तब होने लगी जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनने लगी और फिर ये डिसाइड होने लगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल। वैसे तो संविधान में लिखा है, आर्टिकल 1 में ही लिख दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन इस संघ में दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि ना तो ये किसी समझौते का परिणाम है और ना ही किसी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार है। ये चीज़ पहले ही बता दिया गया था। यूनियन है, फेडरल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राजकोषीय संघवाद, इसके रेफरेंस में आपको स्टैटिक पोर्शन क्या तैयार रखना है? ये तो करंट है। करंट में चीज़ें आई तो इसका मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। लेकिन उससे संबंधित स्टैटिक पोर्शन आप क्या तैयार रखेंगे? तो सबसे पहले आर्टिकल 1 पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, वो आपको बताया जा चुका है। दूसरी बात, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, प्रशासनिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और कार्यकालीय शक्तियाँ, जो जो है ये आपको आर्टिकल वो भाग 11 और भाग 12 में बताया गया है। आर्टिकल 245 से शुरू होता है और ये जाता है 270 के आसपास तक। तो ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, तो आप पॉलिटी वाले लेक्चर का रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरी बात, कुछ इसमें जब संघवाद की ही बात कर रहे हैं तो आपको नीति आयोग और वित्त आयोग, खास करके वित्त आयोग, नीति आयोग तो क्योंकि योजना आयोग तो समाप्त हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग का उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है नहीं, केवल इंटरफेरेंस है तो कहाँ पर? योजनागत लेवल पर। बाकी एग्जीक्यूटिव स्तर पर, एग्जीक्यूशन स्तर पर वो ऐसा कुछ इंटरफेयर नहीं है। पॉलिसी मेकिंग स्तर पर ही है, वो भी अपना सहयोग वो दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। आपको मानना है मानिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन जो हमें आप ध्यान में रखना है स्टैटिक पोर्शन, कि इससे रिलेटेड क्या क्या स्टैटिक पोर्शन हमें पढ़ना है, तो वो है संविधान का अनुच्छेद 1, जो आपको क्लियर कट बता रहा है कि संघ तो है लेकिन किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, और न ही किन्हीं राज्यों का समझौते का परिणाम है संघ, भारत संघ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये है कि भारत के राज्य और केंद्र में विषयों का बंटवारा कैसे हुआ है, 7th शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है। और संघ और राज्य के कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में वित्त आयोग, ये सारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। देखिए, संघवाद है क्या? संघवाद क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में खाली देखेंगे, इस संघ और राज्य के बीच नीतियों, शक्तियों, यहाँ पर शक्तियों में तीनों शक्तियाँ आ जाती हैं, कार्यकारी,
विधायी और वित्तीय। कार्यकारी को ही प्रशासनिक भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव। संघ और राज्यों के बीच नीतियों शक्तियों का साझाकरण, आपस में कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं शक्तियां, इसी को बोलते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघवाद। अब ये इशू क्यों आया, करंट में क्यों आया, ये तो आपने पढ़ा होगा। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि केंद्र और राज्य में खींचातानी चल रही है। राज्य ज़्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं, चाहे वो वित्त के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे विधायी क्षेत्र में। बार बार वो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के लिए उसको जो है काउंटर करने की कोशिश करते हैं। राज्यपाल का भी पार्टी जो रिलेटेड रवैया है वो भी काफ़ी निराशाजनक है। केरल के संबंध में आप देख लीजिए, पांडिचेरी के संबंध में देख लीजिए, दिल्ली के संबंध में देख लीजिए, हरियाणा और पंजाब के संबंध में देख लीजिए, महाराष्ट्र के संबंध में देख लीजिए, अधिकतर खींचातानी चलती रहती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो जो सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें, केंद्र राज्य संबंध, ये आपको स्टैटिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी लिखने के लिए। अभी ये फिलहाल न्यूज में इस वजह से है क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का प्रयास किया। मतलब केंद्र पर यह आरोप लगाया कि राजकोषीय संघवाद का पालन सही से नहीं हो रहा है, राज्य ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग रखते हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी डिजायर करते हैं, ज़्यादा स्वायत्तता की अपेक्षा रखते हैं और केंद्र द्वारा ऐसा मिल नहीं पा रहा है। तो कौन कौन से 3 राज्य हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस मैटर पर? पहला तो है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है केरल। साउथ और नॉर्थ की जो मतभेद हैं वो तो चल ही रहे थे, लेकिन इन चीज़ों से एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है कि साउथ के जो राज्य हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी सोच गलत है, बस वो है कि जिस इशू को उठा रहे हैं उस इशू को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। कि ऐसा नहीं है कि ये सब इनका पहले से ही ऐसा है, ये सब जो है किसी खास व्यक्ति के विरोधी हैं, वो व्यक्ति केंद्र सरकार का मुखिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले जरा कुछ इनकी इश्यूज देख लेते हैं। तमिलनाडु का क्या आरोप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपदा राहत कोष, आपदा राहत फंड या कोष जारी करने में देरी की, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ या हम पिछड़ गए विकास की दौड़ में बाकी राज्यों से। कर्नाटक ने क्या कहा, अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा बेंगलुरु में, दिल्ली में जल संकट काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो कर्नाटक ने क्या कहा कि सूखा राहत कोष की इन्होंने मांग किया। और केरल को आपत्ति यह है कि हर एक राज्य के लिए लिमिट लगा दी गई है कि कोई भी राज्य अपनी ग्रॉस जीडीपी के कुछ परसेंट से ज़्यादा कर्ज नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की सीमा है। जैसे आप भी जो है अपने घर का बजट चलाते होंगे तो आपको पता है कि हमारी इनकम कितनी है। अगर इनकम पता है तो आप उसी हिसाब से कर्ज लेंगे या जितनी चादर होगी उतना ही पैर फैलाएंगे। अगर आपने उससे ज़्यादा पैर फैला लिया तो फिर आपके और आपके परिवार के लिए दिक्कत की बात हो जाती है। मेंटली आदमी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर है। तो केरल ने क्या ये कहा कि जो उधारी की सीमा है राज्य पर, जो राज्य पर तय की गई है, केवल एक ही राज्य के लिए नहीं, सभी राज्यों के लिए है। ठीक है,
इस मैटर पर ये सुप्रीम कोर्ट गए, ये जो है संघवाद के विरुद्ध है, केंद्र को कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे। लेकिन आपको पता है कि पापा इज ऑलवेज पापा। अगर सभी को ऐसी स्वायत्तता दे दी जाएगी तो बाद में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जैसे दिल्ली में देख लीजिए, राजस्व का कोई स्रोत नहीं, उनके पास केवल और केवल एक ही मजबूरी थी कि वो शराब क्या करें, घर घर बांटें, और उन्होंने वही किया, और आज कहाँ हैं। तो जब राज्य के पास वित्त का स्रोत नहीं होगा और वो धनाधन कर्ज लेते जाएंगे अपनी जनता को खुश करने के लिए, सब कुछ फ्री में करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, तो अल्टीमेटली उसका बोझ किस पर जाएगा? जो टैक्स पेयर हैं। अगर आपको इतना ही फ्री में देने का शौक है तो अपना वेतन मत लीजिए, फ्री में काम कीजिए, सारे मंत्री विधायक सब फ्री में काम करें, तब तो ये तो होती ही जनता की सेवा। अब टैक्स पेयर का पैसा ले करके और उसको सब्सिडाइज्ड करके फ्री में लोगों को देना, और अच्छा फ्री में उनको दीजिए जिनको ज़रूरत है, सभी को फ्री कर देना, ये तो मतलब एक इकोनॉमी के लिए सबसे गंभीर स्थिति हो जाती है। कब तक और किसकी कीमत पर आप दे रहे हैं? अगर फ्री दे रहे हैं तो वही कहीं और का पैसा आप फ्री में सबको सुविधा देने के लिए कर रहे हैं, वही पैसा कहीं और लगता तो विकास का कुछ कार्य होता, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो आधारभूत ढांचा के डेवलपमेंट से संबंधित हो, या किसी प्रोजेक्ट से संबंधित हो, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, इनसे संबंधित हो। लेकिन जब पैसा रहेगा ही नहीं तो बनेंगे कहाँ से? जब सारा पैसा सब्सिडी और इन्हीं सब में चला जाएगा तो फ्री में देने के लिए, तो फ्री बीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बंद होना चाहिए, रेशनलाइज होना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को ही मिलना चाहिए, सभी को नहीं। ना सभी को आवश्यकता है और ना उसकी समय की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 3 राज्य इस वजह से गए, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ चीज़ें देखनी है। जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हमारे पास 3 सिद्धांत काम आते हैं, 3 प्रिंसिपल्स, जिनकी हम बात करते हैं संघवाद में। ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है राजकोषीय संतुलन, राजकोषीय संतुलन नहीं, समतुल्यता, फिस्कल इक्विवेलेंसी। दूसरा है क्या? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा है समानुषंगिता का सिद्धांत। समान समान अनुषांगिक, इसका क्या मतलब है? सम अनुषांगिक, इसका मतलब ये है प्रिंसिपल ऑफ, इंग्लिश में लिख लेते हैं, सब्सिडियरिटी। ठीक, जैसे सहायक संधि था, सब्सिडरी अलायंस, वैसे ही है ये। ठीक है, राजकोषीय समतुल्यता का सिद्धांत क्या कहता है? राजकोषीय समतुल्यता का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक कार्य के लिए अलग प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर दी जाए। हर प्रत्येक सार्वजनिक, हर लिखिए, प्रत्येक सार्वजनिक सेवा के लिए अलग संस्था, जैसे रोड के लिए अलग हो, पार्क के मेंटेनेंस के लिए अलग हो, वो क्या करे, जो रोड का इस्तेमाल करेंगे उनसे शुल्क लेगी और उसी को मेंटेन करेगी और बनाएगी। पार्क में जो भी जाएगा उससे शुल्क लेगी और उसी से वो अपने आप को मैनेज करेगी, पार्क का डेवलपमेंट और ये सब। पानी के लिए मतलब हर एक सार्वजनिक सेवा के लिए अलग संस्था बन जाए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी कितनी संस्थाएं बनाते रहेंगे आप? ठीक है, एक निश्चित लेवल पर अलग अलग मंत्रालय से स्थापित किए गए हैं, वो अपने अपने संबंधित कार्य देख रहे हैं, क्षेत्रों से संबंधित।
लेकिन हर एक के लिए नहीं किया जा सकता ऐसा। 16-17 मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के अंडर में, ऐसे ही राज्य सरकार के अंडर में है। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत काम करता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि शक्तियों का स्थानांतरण केंद्र की बजाय अलग अलग जो जनता के नज़दीक प्राधिकरण है उनको जो है क्या किया जाए, जनता के कल्याण के लिए सारी शक्तियां दी जाएं। तो विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है, शक्तियों का जनता के नज़दीक स्तर पर हस्तांतरण। और समानुषंगिता का सिद्धांत क्या कहता है, समानुषंगिकता का सिद्धांत क्या कहता है, ये है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसका सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम निचले लेवल पर सॉल्व की जाए, जब इनके बस की बात ना हो, ये असमर्थ हो तो ऊपर जाए प्रॉब्लम, फिर ये भी असमर्थ हो तब ऊपर जाए, मतलब हायरार्की में चले। ये प्रॉब्लम नीचे से ऊपर तभी जाएगी जब नीचे वाला लेवल कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब उस चीज को फुलफिल ना कर पा रहा हो, उस चीज को वर्कआउट ना कर पा रहा हो, तब ये पदानुक्रम में चलेगा। जो काम ये कर सकते हैं इनको पूरा करने दिया जाए, अगर इनके बस की बात नहीं है फिर वो काम ऊपर राज्य लेवल पर और फिर सबसे ऊपर केंद्र लेवल पर। यह है समानुषंगिकता का सिद्धांत। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान अच्छा, भारत के संबंध में इन तीनों का मिक्सचर है, ध्यान रखिएगा, किसी एक सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं से तीसरे लेवल की बात चल रही है, तीसरा और दूसरा लेवल, और पहले लेवल में मंत्रालय वाली बात जो बताया आपको। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, जो कि संघवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कि संघवाद के लिए संविधान में रखे गए हैं। उनमें सबसे पहला है 7th शेड्यूल। इन संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहला संविधान में क्या जिक्र है, 7वीं अनुसूची। आपको पता है कि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, एक है संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टैटिक से आपको पढ़ना है ये चीज़ें। यहाँ पर कितने विषय हैं, पहले 97 थे, फिर 100 हो गए, यहाँ पर 66 थे, फिर 61 हो गए, और यहाँ पर 47 थे और 52 हो गए। ये सब आपको स्टैटिक में हमने पढ़ा रखा है, आप पढ़िएगा वहाँ पर जा करके। इसमें क्या है संवैधानिक प्रावधान में कि हर एक का एरिया डिफाइंड है, और जिस जिस एरिया की बात नहीं की गई है वो बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है, वो किसके पास है, संघ के पास। मतलब संघ को ज़्यादा मजबूत जानबूझ करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ की दिक्कत भौगोलिक दशाएं अलग हैं, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगर विघटनकारी शक्तियाँ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, अगर हम संघ को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से किया गया है। तो 7वीं अनुसूची क्या है, संविधान में संघवाद को बढ़ावा देने का एक जीता जागता उदाहरण है 7th अनुसूची। ठीक है, 7th शेड्यूल। दूसरा क्या है, राजस्व का वितरण, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स लगा करके उसका वितरण। इसमें 3 पार्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखिएगा आर्टिकल 269, और दूसरा रखिएगा आर्टिकल 269A, और तीसरा है आर्टिकल 270। 269 क्या कह रहा है, जब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है स्टैटिक में कि राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंध, यहाँ पर वो टैक्स आते हैं जिनको लगाया केंद्र के द्वारा जाता है, वसूला राज्य के द्वारा जाता है, और राज्य ही उसको क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता। तो वो है आर्टिकल 269। इसमें पूरा अधिकार किसके पास है, राज्य के पास। 269A है जीएसटी के संबंध में। जीएसटी में भी आपको पता होगा कि CGST, IGST और SGST, स्टेट जीएसटी,
इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। तो उसमें जो आई जीएसटी और एस जीएसटी है वो किसके अंडर में है? 269A के तहत। ठीक, मतलब पूरा किसके अंडर में है? राज्य के अंडर में। 269A में तो पूरा जीएसटी है। इस जीएसटी के 3 पार्ट हैं, सी जीएसटी, आई जीएसटी और एस जीएसटी। ये पूरा किसके अंडर में है? राज्य के अंडर में। यहाँ पर सॉरी, स्टेट जीएसटी पूरा राज्य के अंडर में है, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में बंटता है, यूनियन और स्टेट के बीच में। ठीक है। आर्टिकल 270 क्या है? केंद्र द्वारा राज्य, केंद्र एंड राज्य के बीच यहाँ पर बंटवारा होता है। और ये बंटवारा किसकी हेल्प से होता है? इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये राजस्व का वितरण संवैधानिक प्रावधान में है। इसके बाद अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या है? अन्य संवैधानिक प्रावधान में तीसरा है वित्त आयोग, या लिख लीजिए सहायता अनुदान। ये है आर्टिकल 275। कुछ जैसे कहीं पर चक्रवात आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, तो उस केंद्र की तरफ से सहायता अनुदान दिया जाता है, या किसी पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट करने के लिए जो वहाँ पर रीजनल समस्या है उसको दूर करने के लिए सहायता अनुदान। जैसे कहीं पर कोई स्थानिक बीमारी है, जैसे जापानी बुखार कहीं पर स्थानिक है, तो उसको करने के लिए सहायता अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाता है, ताकि उससे वो चीज़ क्या हो सके, वो राज्य उबर सके, अपने संसाधनों का कुशल इस्तेमाल कर सके। चौथा है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक संस्था है ये। हर 5 साल बाद राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसको आपको स्टैटिक से पढ़ना है, इसको आपको स्टैटिक से पढ़ना है, इसको आपको स्टैटिक से पढ़ना है। पढ़ लेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है। और लास्ट में क्या है? ऋण, उधार। उधार दोनों लोग ले सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। केंद्र जिसके द्वारा उधार लेते हैं ये है आर्टिकल 292, और स्टेट आर्टिकल 293। सेंटर उधार कहीं से भी ले सकता है, विदेश से भी और भारत के अंदर से भी, आरबीआई से भी ले सकता है। लेकिन स्टेट भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकते, केवल और केवल भारत के अंदर से ही या केंद्र सरकार से उधार ले सकते हैं। तो इस पर क्या है? रिस्ट्रिक्शंस। दूसरी बात, अगर ये उधार ले रहे हैं और इनका पहले से ही केंद्र सरकार के पार्ट में बकाया है, तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ये उधार नहीं ले सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा कि संवैधानिक प्रावधान ये चीज़ें तो संघवाद के लिए संविधान में रखी गई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग, विवाद के मुद्दे। क्या इशू हो रहे हैं संघवाद के लिए, किन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है? ठीक है। मैंने आपको बताया है कि सभी हितों में सबसे जो खतरनाक हित होता है और सबसे जो प्यारा हित होता है वो होता है आर्थिक हित। आप किसी का भी कोई भी नुकसान कीजिए, लेकिन अगर आपने उसके धन पर चोट की, उसके आर्थिक हित पर चोट की, वहीं पर जो है डिस्प्यूट मैक्सिमम होने के चांस रहेंगे। बाकी सब में आदमी संतोष कर सकता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके इनकम सोर्स पर या किसी और आर्थिक गतिविधि पर आपने चोट की, अंग्रेज क्यों गए भारत? उनके आर्थिक हितों पर चोट हो रही। जब तक वो उनसे दबाया गया, उन्होंने सेना का, पुलिस का इस्तेमाल करके दबाया। जब देखे कि हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, तो फिर उन्होंने भारत छोड़ना ही उचित समझा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ? आर्थिक हितों की चोट। जिसके भी आर्थिक हित पर चोट पहुंची वो लड़ाई पर शामिल। आज भी जो भी आप युद्ध देख रहे हैं क्यों है? आर्थिक हितों की चोट है। अगर आपने आर्थिक हित पर चोट की, और यही चोट सबसे खतरनाक है, और यही चोट दुश्मन को हराने के लिए सबसे कारगर।
क्यों जो है रसिया पर बाकी अब अमेरिकी जो गुट के जो देश हैं वो रसिया पर, नॉर्थ कोरिया पर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लगा रहे हैं, कि सबसे पहले इसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई जाए, आर्थिक रूप से इसको कमजोर किया जाए। अगर ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो सैनिक दृष्टि से अपने आप कमजोर हो जाए। ठीक है। तो विवाद के मुद्दे में सबसे बड़ी बात यह है, इसमें यह दिया गया है कि राजकोषीय ऋण लेने की सीमा तय कर दी गई। ये सीमा किसने तय की? 15वें वित्त आयोग ने। 15वें वित्त आयोग ने क्या किया? ये सीमा तय कर दी। और ये सीमा कितनी है? स्टेट जीडीपी का 3%। मतलब अगर उनकी स्टेट जीडीपी 100 रुपए है तो 103 रुपए का वो कर्ज ले सकते हैं, मतलब 3 रुपए का और कर्ज ले सकते हैं बस। अदरवाइज वो उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते। अगर उससे ज़्यादा को ले रहे हैं, सेंटर से मांग रहे हैं कि हमें और चाहिए और चाहिए, तो सेंटर उस पर क्या करेगा? कुछ ना कुछ नियम, शर्तें आरोपित करेगा कि आपको ये फुलफिल करना है। अगर आप ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं फिर हम आपको पैसा नहीं देंगे। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है, मैक्सिमम एनर्जी सेक्टर, हर एक स्टेट में जो एनर्जी सेक्टर होता है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि जो स्टेट डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वितरण कंपनियां, वे अधिकतर घाटे में चल रही हैं। और उसका कारण क्या है? फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, सब्सिडाइज्ड रेट पर देना, उसका मिसयूज ज़्यादा होता है। अब प्रोडक्शन करने में कोयला तो कोई उधार नहीं देगा, पानी कोई उधार नहीं दे रहा है, तो फिर आप बिजली क्यों उधार दे रहे हैं? बिजली को जो है सबको फ्री में दे रहे हैं या सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रहे हैं। तो अगर इससे ज़्यादा का अगर सेंटर से उधार लेने की कोशिश करते हैं राज्य, तो सेंटर उस पर क्या करता है? कुछ शर्तें आरोपित करता है कि आप ये चीज़ें कीजिए। जैसे भारत आईएमएफ से कर्ज लेने गया था 1991 में, तो आईएमएफ ने शर्तें की थी कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन कीजिए कि आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि आप अपने टैक्स उसमें रिफॉर्म करेंगे, अपना व्यय कम से कम करेंगे, खर्च कम से कम करेंगे, अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च कम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि ये सीमा तो है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा का अगर हम कर्ज लेने गए, सॉरी राज्य केंद्र के पास, तो केंद्र द्वारा कुछ शर्तें आरोपित की जाती हैं। और उन शर्तों में पहला है विद्युत क्षेत्र में सुधार। उदय योजना आपने सुना होगा, ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम करके, ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड है। दूसरा विवाद का मुद्दा क्या है? ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट किसके पास हैं? स्टेट, वो सॉरी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, तो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व के हैं, और उनमें उन पर जो टैक्स लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। तो महत्वपूर्ण विषय जो ज़्यादा क्रीम वाले हैं सब्जेक्ट, वो सारे के सारे किसके पास हैं? यूनियन के पास। और सारी जिम्मेदारी और कम टैक्स वाली जो चीज़ें हैं वो किसके पास हैं? राज्य के पास। तो ये इम्बैलेंस है, और ये इम्बैलेंस जानबूझ करके रखा गया है ताकि सेंटर हमेशा स्ट्रांग बना रहे, यूनियन हमेशा स्ट्रांग बना रहे, संघ हमेशा स्ट्रांग बना रहे। क्योंकि अल्टीमेटली कौन बचाएगा? संघ ही बचाएगा। ठीक है। भारत का जो अस्तित्व है किसके कारण है? संघ के कारण। अगर संघ स्ट्रांग नहीं रहेगा, घर का मुखिया स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो घर में सदस्य क्या होंगे? लड़ने झगड़ने लगेंगे। जिसकी जो मर्जी होगा वहीं पर दीवार खड़े ले रहा है। ऐसा ना होने पाए, इसके लिए संघ को स्ट्रांग रखा। तो ये इम्बैलेंस है, लेकिन अब है तो है। ठीक है। इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। टैक्स का पैसा अगर ज़्यादा सेंटर पास कलेक्ट हो रहा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करे राज्यों में।
कुछ पार्ट अपने पास रखे, कुछ ज़्यादा ज़्यादा दे इनको, क्योंकि ये 28 लोग हैं, इनको 28-29 लोगों को देखना है जो राज्य हैं। ठीक है। तीसरा है विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। देखिए, आरबीआई ने व्यय को दो कैटेगरी में बांटा है, एक विकासात्मक, दूसरा गैर विकासात्मक। विकासात्मक वो होते हैं जिनसे हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, एक मशीन खरीद लाए, उससे हम बिजनेस शुरू किए, ये हमारा क्या है, विकासात्मक व्यय है। और अगर हम उस पैसे से मशीन ना खरीद करके, बिजनेस ना करके, हम क्या किए, उससे बिजली का बिल भर दिए, उससे जा करके अपना पैंट खरीद लिए, उससे गाड़ी में पेट्रोल डला लिए, तो हमारे किसी विकास के काम में नहीं आया वो पैसा, वो बल्कि क्या हो गया, खर्च हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, गैर विकासात्मक व्यय। तो विकासात्मक व्यय हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। आधारभूत ढांचे का जब हम निर्माण करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, विकासात्मक व्यय का यूज करते हैं। अब हुआ क्या, विकासात्मक व्यय पहले था 8% के आसपास, कब, 2012 के आसपास, और 10 साल में 2022 में ये कितना हो गया, 12.5% के आसपास। तो विकासात्मक व्यय क्या हमारा हो रहा है, बढ़ रहा है। गैर विकासात्मक व्यय क्या है, पेंशन देना, और क्या कहते हैं, स्वास्थ्य में खर्च कर देना, ठीक है, किस्त भर देना कर्ज की, ये सब क्या है, वेतन दे देना अपने कर्मचारियों को, ये सब क्या है, गैर विकासात्मक व्यय है। तो विकासात्मक व्यय जब भी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए वो जरूर इस मुद्दे पर संघ और राज्यों में टकराव होगा। या तो अगर आप विकासात्मक व्यय बढ़ा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उस हिसाब से खर्च भी बढ़ाइए, इसको फंडिंग के लिए पैसे भी दीजिए। अगर पैसे आप नहीं देंगे, स्वाभाविक सी बात है कि टकराहट होगी ही होगी। ठीक, ये तीसरी बात है। चौथी बात, अंतर सरकारी राजकोषीय अंतरण। अंतर सरकारी मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये किसके द्वारा होता है, वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के द्वारा। अब वित्त आयोग ने, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन नाम का एक सेपरेट लेक्चर पढ़ाया है पॉलिटी में, उसको आप जाकर के देखिएगा। जो वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है, इन्होंने कैसे रिकमेंडेशन दी, जरा ये देख लेते हैं। जनसंख्या के लिए इन्होंने वेटेज दिया 15%, क्षेत्रफल राज्य का, उसके लिए वेटेज दिया 15%, इनकम गैप, आय अंतराल प्रति व्यक्ति, उसके लिए वेटेज दिया 45%। फिर जनसांख्यिकीय संक्रमण, इसके लिए वेटेज दिया 12.5%। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए दिया वेटेज 10%। और कर प्रोत्साहन या राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए वेटेज दिया 2.5%। टोटल 100 आ गया होगा। 45 45 45 15 60, 60 और 30 90 10 100, हाँ जी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इनकम गैप होने पर 45% वेटेज दे रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट इनकम गैप कम करने के लिए प्रयासरत है, उसको तो धक्का लगेगा। वो क्या कहेगी कि हम ज़्यादा अगर इनकम गैप हमारे यहाँ होगा तो हमें केंद्र से ज़्यादा मिलेगा पैसा। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, 45%। दूसरी बात, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए स्टेट ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे स्टेट की डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयला वहाँ से निकाल रहे हैं, और डेवलपमेंट पूरे भारत का कर रहे हैं, तो उसका भुगतान हम क्यों करें। ये विवाद के मुद्दे हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या जाएगा, सहायता अनुदान में कमी। ये तो
हो ही रहा है, लगातार कमी हो रही है सहायता अनुदान में। पहले जितनी सहायता मिलती थी स्टेट को, उससे कम सहायता मिल रही। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से केंद्र के जो कर हैं उनमें राज्य का परसेंटेज 32 से बढ़ करके 42 कर दिया गया, 43 तक कर दिया गया, 43% तक 14वें वित्त आयोग के। तो ये तो कमी आई है, लेकिन वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से उनका हिस्सा राज्य का बढ़ा है। ये लगातार कमी आ रही सहायता अनुदान में। अब देखिए, ये जो 3 राज्य में से 2 राज्य हैं, ये इसी सहायता अनुदान में कमी की वजह से क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हुए हैं कि हमें सहायता अनुदान समय से नहीं मिल पाया या पर्याप्त नहीं मिला। ठीक है। और विवाद का मुद्दा क्या है कि आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट स्कीम 3 टाइप की होती हैं। एक केंद्रीय योजना जो पूरी तरीके से 100% केंद्र के द्वारा इस वो फंडिंग की जाती है। दूसरा एक होता है CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इसमें ये मतलब है कि इसमें जो फंडिंग होगी वो क्या होती है, सेंटर और स्टेट से मिला करके होती है। सेंटर 60% देता है, 40% वो देते हैं राज्य, या 50-50 होता है। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जब इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो राज्यों को इसमें भागीदारी के लिए केंद्र द्वारा विवश किया जाता है कि आप इस स्कीम को अपने राज्य में लगाइए और आप फंडिंग कीजिए। अच्छा, राज्य अगर नहीं मानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, राज्य को के लिए जो है दिक्कत क्रिएट करते हैं। क्या दिक्कत क्रिएट करते हैं, आ, उसको जो है सहायता कम देंगे, देर से उसकी किस्त जारी करेंगे, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रली स्कीम, जो सेंट्रल स्कीम होती है उनकी जगह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आप कर रहे हैं, सेंट्रली स्कीम में 100% फंडिंग केंद्र सरकार की, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि इसमें राज्य और केंद्र का साझा होता है, कुछ राज्य देगा कुछ केंद्र देगा। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, राज्यों को इस पर भागीदारी के लिए विवश किया जा रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, विवाद के मुद्दे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं जरा सरकार के राजस्व के स्रोत। जितनी चर्चा की है वो क्या है, राजस्व के स्रोत 3 टाइप से आप डिवाइड कर दीजिए। पहला है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व, और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अनुदान। कर राजस्व में 2 चीजें, एक तो स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा केंद्र से ट्रांसफर किया गया। स्वयं में क्या क्या है, आय पर कर। ये आय पर कर कौन सा है, जो प्रोफेशन और वो सब लगता है उस पर टैक्स। ठीक है। और जो स्टेट के अंडर में होंगे उन पर जो इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है। संपत्ति एवं पूंजीगत, ये स्टेट कर की बात हम कर रहे हैं। और SGST, केंद्र से अंतरण किसकी सहायता से होता है, वित्त आयोग की रिकमेंडेशन से। और IGST, गैर कर राजस्व में पब्लिक सेक्टर एंटिटीज से लाभांश,
और दूसरा प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क, जैसे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हो गया, ये सब क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए। स्टेट की कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उससे जो लाभांश वगैरह मिल रहा है वो सब क्या है, गैर कर राजस्व है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अनुदान, इसमें 3 अनुदानों का जिक्र किया जाता है। एक तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा अनुदान। दूसरा आपदा राहत, तमिलनाडु ने ही वो किया है कि आपदा राहत के लिए, और तमिलनाडु और कर्नाटक ने, कि देर से अनुदान जारी किया गया। और तीसरा स्थानीय निकायों के लिए, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए जो पैसा आता है सेंटर से। ये सरकार के राजस्व के स्रोत हुए। ये कौन से सरकार के हैं, राज्य सरकार के, केंद्र के नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आगे क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या हो। क्या ये लड़ाई हमेशा ही चलती रहेगी, इसको कंटिन्यू रखा जाए, या इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो उसका सोल्यूशन सबसे पहली बात यही है कि वित्त आयोग में और सारी चीज़ें वित्त आयोग द्वारा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाए। ये जो 5-6 प्रकार की कैटेगरी हैं उनका वेटेज दिया गया है, तो उसमें अन्य कैटेगरीज को भी शामिल किया जाए, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर भी फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरी बात, हमने जो ऊर्ध्वाधर असंतुलन दिखाया उसको भी सही करने की जरूरत है। तो ऊर्ध्वाधर शक्ति या राजकोषीय असंतुलन को तार्किक करने की जरूरत है। ठीक है। तीसरी बात, ऑफ बजट या इसको बोलते हैं बजटेतर उधारी, इसकी इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, सीमा की जरूरत, लिमिट की जरूरत। क्यों? देखिए, आप बजट उधारी वो होती हैं जिनका जिक्र बजट में नहीं किया जाता, लेकिन जिनको उधार ले लिया जाता है तो उसका जो ऋण होता है, उसका जो ब्याज होता है, ब्याज ब्याज को बजट से पे किया जाता है। तो बजट पर बोझ ही तो है। आप बजट में उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो और उसके बाद उधार लेकर के उसका ब्याज बजट से पे कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि उनकी एक्यूरेट या एक्चुअल या एट प्रेजेंट कितनी आय है और कितनी उधारी है ये नहीं पता चल पाता। तो हमें अगर किसी राज्य की सही स्थिति का निर्धारण करना हो, उसकी वित्तीय स्थिति का, तो आप बजट की उसकी जो सीमा है उस पर आरोपित कर दी जाए। इससे ज़्यादा आप बाजार से उधार नहीं ले सकते। ठीक है। ये तो हुआ। आगे क्या किया जा सकता है, और आगे क्या किया जाएगा? आगे ये किया जा सकता है, क्षैतिज असंतुलन को दूर किया जाए। क्षैतिज असंतुलन के मतलब जनसंख्या को ध्यान में रख करके। दूसरा, निश्चित वित्तीय संसाधन। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ज़्यादा अच्छा स्टेट है
जो कि जिसके पास जैसे कोस्टल स्टेट हैं, अधिकतर वो क्या कहें, उनके पास टैक्स अच्छा आता है। इन जैसे महाराष्ट्र है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ पर, तो फिर क्या है कि ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं तो वो क्या करेगा, हतोत्साहित होगा या प्रोत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा। तो इसके लिए क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाए कि मिनिमम इतना तो सबको मिलेगा, ताकि लोग क्या रहें, राज्य क्या रहें, निश्चिंत रहें, फिर वो अपने सोर्स को भी क्या करें, बढ़ावा देने की बात करें। और इन सब से भी काम नहीं चलेगा, तो सबसे अच्छी बात है कि राज्य की केंद्र पर वित्त के मामले में निर्भरता कम की जाए, राज्य को अपने सोर्स, टैक्स सोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो राज्य की वित्त के मामले में निर्भरता ये कम की जाए, ठीक है, ये किया जाए कि राज्य कम से कम निर्भर हो, कर जुटाने में इसको सक्षम बनाया जाए, कैपेबल बनाया जाए, इसको, राज्य को। और तीसरी बात, इसकी आय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। अब कृषि पर टैक्स किसके अंडर में आता है, राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्य लोग उस पर लगाते ही नहीं, ये गलत बात है। कम से कम बड़े किसानों को तो पर तो लगाइए, जो कि कृषि का वाणिज्यिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती और किसानी के लिए नहीं, मार्केट के लिए जो फसल पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो राजकोषीय संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो राज्य केंद्र संबंध में भी आपको वित्तीय संबंध, ये स्टैटिक से आपको पढ़ लेना है। इसके लिए अलग से एक लेक्चर वित्तीय संबंध के लिए पॉलिटी में मैंने पढ़ाया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इसके लिए भी पढ़ाया है अलग अलग से लेक्चर, उसको भी आपको देख लेना। तीसरा, आर्टिकल 1 एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि चाहे जितना लड़े झगड़े, लेकिन अलग होने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और साथ में साथ चीज़ों का रिवीजन करते। धन्यवाद।